जय हिंद साथियों। जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारा बाबू बैच का ये हमारा 13वां पार्ट है और इससे पहले हमारा 12 जो है मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जूनियर असिस्टेंट का जो है मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आप वहां से देख सकते हैं कंटिन्यू। तो चलिए हम हिंदी पहले सॉल्व करेंगे। हिंदी के बाद हम जो है सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे, हिंदी के बाद रीजनिंग और रीजनिंग के बाद जो है हम जीके सॉल्व करेंगे और जीके के बाद हम जो है कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे और कंप्यूटर के बाद हम लास्ट में यूपी जीके सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। और आगे देखिए, कह रहा है कि आपका तत्सम यहाँ पर क्या होगा। पहला ही प्रश्न है और यहाँ पर पहला ही पूछ रहा है, तत्सम से क्वेश्चन है। कह रहा है आपका तत्सम यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, निज नहीं होता है, ना ही आपका अपनापन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका तत्सम हो जाएगा यहाँ पर आत्मा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर है यहीं पर, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। तो निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। किसमें? तो देखिए, निगमन प्रणाली का जो प्रयोग होता है वह व्याकरण शिक्षण प्रणाली में अधिक प्रयोग किया जाता है। अब ये निगमन प्रणाली आपकी होती क्या है? निगमन प्रणाली की बात आई है तो निगमन प्रणाली को बारे में हम जानते हैं क्या होता है। तो निगमन प्रणाली के लिए निगमन प्रणाली के जो जन्मदाता है वह अरस्तु को माना जाता है। किसे? तो निगमन प्रणाली का जन्मदाता जो है अरस्तु को माना जाता है। इस विधि के द्वारा नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों की सत्यता की जांच करना जो है आसान हो जाता है और इसी विधि द्वारा बालकों का संस्मरण शक्ति जो है विकसित होती है, क्योंकि इसी विधि का प्रयोग करते हुए बालक के अनेक सूत्र हम याद करना पड़ता है। जिसमें अगर बात करें पहला जो क्या होता है, तो पहला आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर, और दूसरा जो आपका होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और तीसरा जो आपका होता है अमूर्त से मूर्त की ओर, और चौथा जो आपका होता है वह सामान्य से विशेष की ओर, और पांचवा जो होता है आपका नियम से उदाहरण की ओर। तो ये आपके 5 नियम होता है। और देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपका ये सीडीपी से क्वेश्चन है, यानी शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपका दे रखा है तो आपको जानना जरूरी है। आगे देखिए, उसने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ किस सर्वनाम का यहाँ पर बोध करा रहा है। तो उसने कुछ नहीं खाया, मैं कुछ किस सर्वनाम का यह आपका बोध करा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आपका प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहा है, ना ही संबंध की बात कर रहा है और ना ही आपका निजवाचक सर्वनाम। ये क्या कह रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त की जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, और यहाँ पर आप हो गया, आपके बाद ही आपका यह हो गया, और वह हो गया, जो हो गया, तो हो गया। यह सब आपके क्या है? तो आपके जैसे सर्वनाम के आपके ये सब उदाहरण हैं। अब बात करें तो सर्वनाम टोटल 6 प्रकार का होता है। कितना? तो सर्वनाम टोटल आपके बात करें टाइप्स ऑफ सर्वनाम, तो आपके यह 6 प्रकार के होते हैं। जो आपका पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर छठवां जो होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा कि उसने कुछ नहीं खाया, मैं कुछ किस सर्वनाम का यह बोध है। तो यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर यहाँ पर देखिए मैं आपका दे रखा है ना, देखिए यहाँ पर मैं दे रखा है, तो मैं ही आपका यहाँ पर देखिए पहले ही आ रखा है मैं। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद का अंतर्गत यह आपका आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा का भेद के अंतर्गत यह आएगा। चौथा नंबर प्रश्न है। तो देखिए, यह आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। कैसे? तो देखिए, वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी विशेष स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो अब देखिए, अगर घर की बात करें तो देखिए, घर आपका एक नहीं होता है। घर क्या होते हैं? तो घर बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे घर में विभिन्न तरीके के लोग होते हैं। उसी प्रकार पहाड़ केवल आपका एक नहीं होता है। अटलांटिक आपका देखिए पहाड़ आपका एक नहीं, जैसे माउंट यहाँ पर एवरेस्ट पहाड़, यानी कई तरह के पहाड़ आपके होंगे। उसी प्रकार नदी भी आपकी कई तरह की होती हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, संबल नदी, ये सब आपके नदियाँ भी कई तरह की होती है। उसी से क्या बनता है? तो एक जाति बनती है, उसी को हम
जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है फूल, 5वां नंबर है यहाँ पर, कह रहा फूले काश सकल मई छाही जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 5वां नंबर प्रश्न है। अब बात कर रहा है यहाँ पर फूले काश सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो इसमें अगर बात करें अलंकार का, तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होती है? तो जनु जानव मनु मानव। क्या? तो जनु जानव मनु मानव अगर वहाँ पर दिख जाए आपको, तो आपका देखिए यहाँ पर जनु आपको दिख गया ना, जनु आपका यहाँ पर दिख गया, तो आपको एक सूत्र होता है इसका, जनु जानव मनु मानव, इस तरह के आपका उस वर्ड में दिया रखता है। तो हमारे यहाँ पर जनु दे रखा है, तो यही हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। और उपमा क्या होता है? जहाँ पर किसी की तुलना की जाती है। आगे देखिए, आगे है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है यानी लग जाता है, तो पहली क्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है? यानी जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी पहली क्रिया यहाँ पर समाप्त होकर वह दूसरी क्रिया में लग रहा है, तो हमारा यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अभी देखिए, जैसे जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, जाना, यह सब क्रिया हैं। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया जो है समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है, तो वहीं पर हमारा जो होता है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अगर बात करें उदाहरण के तौर पे, जैसे हम बात करें दोस्त, तो यहाँ पर आपका हो जाता है जैसे उसने नहाकर भोजन किया, यानी उसने नहाया यानी पहली क्रिया की और उसके बाद उसने भोजन किया। तो यहाँ पर नहाकर क्या है? तो यहाँ पर नहाकर आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आगे देखिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना यहाँ पर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 7वां नंबर प्रश्न है। तो देखिए, धुन लग जाना और विस्तृत अनुभव होना और पीछा छुड़ाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है कि अच्छी बात कहकर बहकाना। अब देखिए, मुहावरे में अगर इसका हम प्रयोग करें तो मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का जो है प्रतीत कराता है। अब जैसे धुन लग जाना, या कि धुन लग जाना, इसका अर्थ क्या हो जाता है? धुन लग जाना, धुन लग जाने का अर्थ होता है सिर पर भूत सवार होना। और 7 घाट की पानी पीना, 7 घाट का पानी पीने का अर्थ है विस्तृत अनुभव होना। और पीछा छुड़ाने का अर्थ यहाँ पर होता है क्या? तो आपका अपनी जान बचाना। 8वां है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा के यहाँ पर लेखक कौन है? तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर जूठन आत्मकथा के लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन हो जाएंगे? जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। और हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत ने लिखी थी, जो कि 1641 में यह प्रकाशित हुई थी। 9वां नंबर है, यहाँ पर कह रहा क्या? सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की यह पंक्तियाँ हैं? तो देखिए, आपके मुल्ला दाऊद की नहीं है, ये आपकी अमीर खुसरो की है। और अमीर खुसरो को जो ही हम क्या कहते हैं? तो खड़ी बोली का, किसका? खड़ी बोली का जो है हम जनक मानते हैं अमीर खुसरो को। अब सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, कवि अमीर खुसरो की यह काव्य पंक्तियाँ हैं। और अमीर खुसरो को 1253 से आपका 1325 में इनका जो है जन्म हुआ था पटियाला कासगंज। यानी ये कहाँ पर है? पटियाला कासगंज, तो एटा जिला के उत्तर प्रदेश में है। और ये पहेलियाँ और मुकारियों के लिए यह प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, कह रहा उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का आपका प्रयोग किया जाता है? तो 10वां है। और 10वां में देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण में व्यक्तिगत अध्यापन प्रक्रिया का यहाँ पर प्रयोग अधिक किया जाता है। और व्यक्तिगत विधि जो होती है वह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखता विभिन्न क्या हो जाता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान इसमें रखा जाता है।
और प्रवर का विलोम यहाँ से पूछ रहा है, प्रवर का विलोम यहाँ पर क्या होता है? तो प्रवर का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 नंबर में? तो प्रवर का विलोम आपका अवर हो जाएगा। अब विलोम क्या होता है? यानी अपोजिट। तो यहाँ पर हमारा अवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो ऋतु का वक्र होता है, और आकुंचन का प्रसारण होता है, तीक्ष्ण का कुंद होता है, कुलदीप का कुलांगर होता है। आगे देखिए, आगे 12 नंबर है, कह रहा किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। तो ये सब आपके जो है सीटेट के ही कहीं ना कहीं आप सब क्वेश्चन है, लेकिन आपका हिंदी में आप जानते हैं कि सीडीपी में आपका 15 नंबर जो आपका आता है, 15 नंबर वह आपका पैडालॉजी से आता है। किसके? तो पैडालॉजी से आता है। और 15 नंबर जो आपका होता है वह मेन हिंदी से आता है। तो आपका इसी तरह से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा छात्री यहाँ पर कौन थे? तो 12 है, तो आपका हो जाएंगे फ्रोबेल। कौन हो जाएंगे? फ्रोबेल हो जाएंगे। कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में जन्मदाता यह जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल थे। फ्रोबेल ने बालक को पौधा और स्कूल को बाग और शिक्षक को माली का संज्ञा दिया है। और विद्यालय को एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षण रूपी माली को देख रेख में अपना जो है आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। खाने की इच्छा के लिए यहाँ पर एक शब्द आपको बताना है। तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है 13 नंबर में। तो देखिए, खाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो बुबुआ वो क्या है? बुबुच्छा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बुबुच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुबुच्छा कहते हैं। और पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो लिप्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पीने की इच्छा रखने वाले को हम यहाँ पर लिप्सा कहते हैं। और क्या? तो जिगीसा किसे कहते हैं? जिगीसा। तो जिगीसा होता है किसी को जीतने की चाह। क्या होती है? किसी को जीतने की चाह। और यहाँ पर प्रेमय किसे कहते हैं? प्रेमय, तो जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे हम प्रमेय कहते हैं। और आगत किसे कहते हैं? तो आया हुआ। और प्रत्यागत किसे कहते हैं? जो कहीं जाकर जो है लौट आया हो। तो देखिए, शेर को सवार शेर, यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक से बढ़कर दूसरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप चलते हैं 15 नंबर, महेंद्र का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अब पहले बात देखिए, संधि हमारी होती क्या है। अब देखिए, संधि विच्छेद करने से पहले हमें जानना ये जरूरी है कि संधि हमारा होता क्या है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। और महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी महा प्लस इंद्र होगा। अब इसमें अगर बात करें तो साथियों, इसमें हमारा जो हो जाएगा वह गुण संधि हो जाएगी। और 16 नंबर है, नाव जाल में तैरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? नाव जाल में तैरती है, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखिए अधिकरण क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर, यानी देखिए कर्ता ने कर्म को कर्म से अधिकरण में पर, तो यहाँ पर आपका में दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा? अधिकरण आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर नाव जाल में तैरती है, बच्चा छत पर सो रहा है, तो इस आपका कैसा है? तो अधिकरण कारक का यह हमारा बोध करा रहा है। आगे है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर तेजाब, तेजाब यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा 17 नंबर में। तो देखिए हमारा हो जाएगा यह द्रव्यवाचक है। कैसा? यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए, संज्ञा जो होती है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी विशेष वस्तु, भाव, व्यक्ति, स्थान और द्रव्य आदि के नाम का जो है हमें बोध कराती है। अब हमारे यहाँ पर हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, अब संज्ञा से क्वेश्चन आया है तो हमें यह पता होना चाहिए कि संज्ञा हमारी कितनी प्रकार की होती है। पहला जो हमारा होता है, पहला जो हमारा होता है वह कौन सा? पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और दूसरा जो हमारा होता है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। पहला तो हमारा देखिए, दूसरा हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा आपका यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा तीसरा हो जाएगा। और चौथा जो हमारा होता है वह गुणवाचक संज्ञा होता है। कौन सा होता है? चौथा हमारा गुणवाचक संज्ञा होता है।
और पांचवा जो हमारा होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। संज्ञा हमारा 5 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर हमें तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अग्नि का विशेषण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो अग्नि का विशेषण क्या होता है, तो 18 नंबर है। तो देखिए अग्नि का विशेषण हमारा यहाँ पर हो जाएगा अग्नेय। ऑप्शन नंबर बी अग्नेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब प्रश्न में हमारा देखिए अग्नेय तो हमारा करेक्ट हो गया, लेकिन अब विशेषण क्या होता है, अब प्रश्न में आया है तो हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि विशेषण हमारा क्या होता है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी अग्नेय हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है 19 नंबर, वह का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या होता है। वह जो आपका है इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए वह का उच्चारण आपका यह दंत है। कैसा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका दंतोष्ठ है। कैसा है, ये आपका दंतोष्ठ है। अब देखिए अब ये आपका दंतोष्ठ क्या होता है, अब प्रश्न में आया है तो दंतोष्ठ हमें जानना जरूरी है। देखिए जो ध्वनि दांत और ओठों के सहयोग से बने तो उसे हम दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। जैसे आपका वह हो गया। अब इसमें कंठ की बात करें, कंठ में आपका कौन कौन सा होता है, तो कंठ में आपका ए हो गया, बड़ा आ हो गया, और इसी के साथ आपका आपके क वर्ग के हो गए, और है और आपके यह सब विसर्ग। तालु में छोटी ई, बड़ी ई, और आपका च वर्ग के आपके होते हैं। तो आगे देखते हैं, कह रहा सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए धर्मवीर भारती की, किसकी, ऑप्शन नंबर बी सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, यह धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। और यहाँ पर अगर धर्मवीर भारती का बारे में दे रखा है तो इनके बारे में हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था धर्मवीर भारती का, इनका जन्म जो हुआ था वह 25 दिसंबर, कब, 25 दिसंबर 1926 को धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ था। और यह कहाँ पर, तो प्रयागराज, कहाँ पर, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, यह सब इनकी रचनाएं हैं। आगे है चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन, और मनहु सुरसरिता विमल जल उछरत जगबीन। तो अब देखिए अब मैंने आपको ऊपर एक पढ़ाया था जहाँ पर आपको जनु जानव मनु मानव, यहाँ पर आपको दिखे वहाँ पर आपको क्या लगा देना है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। तो चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर छीन, मानव, देखिए मानव आ गया ना, सरसरिता विमल जल उछरत जगमीन, यानी जग जानव मनहु मानव, इस तरह से आपको आए तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार आपको लगा देना है। आगे देखिए 22 नंबर है, वह खेल रहा था, इसमें किस प्रकार की क्रिया है, तो वह खेल रहा था, तो यह क्या हो जाएगी, आकर्मक क्रिया। कैसी, तो देखिए अब यानी क्रिया यानी एडवर्ब, क्या इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहते हैं। और अब देखिए क्रिया होती क्या है, तो जिस अब क्रिया हमसे पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारी क्रिया होती क्या है। तो देखिए जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना जो है पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना पढ़ना सोना, ये सब क्या है, तो क्रियाएं हैं। अब क्रिया क्या होती है, तो क्रिया एक विकारी शब्द होती है। क्या, तो क्रिया जो होती है वह एक आपकी विकारी शब्द होती है, जिसमें रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार यह परिवर्तित होती रहती है। और क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। क्रिया जो आपकी होती है वो टोटल 2 प्रकार की होती है, एक तो आपका आपका आकर्मक और एक आपकी सकर्मक है। तो यहाँ पर हमसे कह रहा था वह खेल रहा था, यहाँ पर जो हो जाएगा वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म का होना पाया जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम करता है, राम आम खाता है। और एक आपका और होता है तीसरा जो आपका होता है वह संयुक्त क्रिया होती है। क्या होती है, एक तीसरी आपकी संयुक्त क्रिया होती है, जब कोई क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह दिन भर खेलता कूदता रहता है। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पर, अब जब मैं आपको देखिए
अभी तो आपको मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। अब जैसे ही किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, मैं हिंदी आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। यानी एक-एक चीज़ मैं आपका क्लियर करता हुआ चलूँगा। ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताने का मतलब है कि आप बोर हो जाएँगे। कह रहा हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है? अब देखिए, जहाँ से अलगाव आपका आए, क्या हो ये? तो जहाँ से हमें अलगाव दिखे, जैसे हिमालय जो है, यहाँ से गंगा निकल रही है, यानी कहीं न कहीं अलगाव हो रहा है। तो जहाँ पर अलगाव दिख जाए, वहाँ पर आपको सीधे अपादान कारक लगा देना। जैसे बिल्ली छत से कूदी या वृक्ष से पत्ते गिरे, तो इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिले, यानी गंगा हिमालय से निकलती है, तो इस तरह का उदाहरण मिले, सीधे आपको वहाँ पर अपादान कारक जो है लगा देना है। अब देखिए, एक मैं आपको ट्रिक बताऊँ, तो देखिए कारक और विभक्ति आपको रट लेना है। कैसे? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव होने पर संबंध में का की अधिकरण में पर संबोधन के लिए हे हो अरे का यूज होते थे। इस तरह से अगर आप जो ज़्यादा नहीं 1 हफ्ते तक रटेंगे, तो कारक और विभक्ति आपकी कभी गलत नहीं होगी। आगे है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें जो है आपका कौन सा अव्यय है? तो राम जो है धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें कौन सा आपका अव्यय है? यहाँ पर देखिए, अगर बात करें, आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? तो देखिए, अब क्रिया विशेषण दे रखा है, तो क्रिया विशेषण हमें जान लेना भी जरूरी है। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक इत्यादि के कारण कोई विकार यानी इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम अव्यय कहते हैं। अब अव्यय सदैव अपवर्तित रहता है, इसका मूल रूप जो आपका होता है वह स्थिर रहता है, यह कभी नहीं बदलता है। अब अव्यय के टोटल कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के टोटल आपके 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला जो आपका होता है वह क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? पहला जो आपका होता है वह क्रिया विशेषण होता है। और दूसरा जो आपका क्या होता है? तो दूसरा समुच्चय बोधक होता है। कैसा होता है? दूसरा जो आपका होता है वह समुच्चय बोधक होता है। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा संबंध बोधक होता है। तीसरा जो होता है संबंध बोधक होता है। और चौथा जो है आपका कैसा होता है? चौथा जो आपका होता है विस्मयादि बोधक होता है। विस्मयादि बोधक होता है। जो आपके क्रिया विशेषण के आपके 4 प्रकार होते हैं। आगे देखिए, कह रहा उससे बैठा नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? अब देखिए, इसमें आपका भाववाच्य, यानी कहीं न कहीं उसे परेशानी है, इस वजह से जो है उसकी दशा का यहाँ बोध हो रहा है, यानी उसके भाववाच्य इसमें हो जाएगा कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा इस बात का हमें पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसी की प्रधानता हो रही है। इससे क्रिया के पुरुष वचन आदि का जो है हमें पता चलता है। अब वाच्य की बात आया है, तो वाच्य भी हमें जान लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात करें, तो वाच्य टोटल आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य मेरे भाई टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा? एक तो आपका जो पहला होता है वह आपका कृतवाच्य होता है। कैसा? आपका एक कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है। और दूसरा जो होता है वह आपका कर्मवाच्य होता है। क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। और तीसरा जो आपका होता है यहाँ पर भाववाच्य होता है। ये 3 प्रकार के आपके जो होते हैं वह वाच्य होते हैं। आगे देखिए, अब कह रहा है कि 26 से 30 तक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देने वाले विकल्प का चुनाव करना है। तो जल्दी से हम जो है गद्यांश को पढ़ते हैं और 4 नंबर हमारा इससे जो है फिक्स रहेगा गद्यांश से। तो गद्यांश आपको स्किप नहीं करना है, गद्यांश पूरा देखना है। कह रहा कि प्रगतिवाद का संबंध जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण से है। इस भौतिक जगत को संपूर्ण सत्य मानकर उसमें रहने वाले मानव समुदाय के मंगल की कामना से प्रेरित होकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना की गई है। जीवन के प्रति लौकिक दृष्टि से इस साहित्य का आधार है और सामाजिक यथार्थ से उत्पन्न होता है, लेकिन उसे बदलने और बेहतर बनाने की कामना के साथ प्रगतिवादी कवि ने इस इतिहास की उपेक्षा करता है, ना वर्तमान का अनादर है और ना ही भविष्य के रंगीन सपने बुनता है। इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से चखते परखते हुए वह वर्तमान को समझने की कोशिश करता है और उसी के आधार पर भविष्य के लिए अपना मार्ग चुनता है। यही कारण है कि प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना अनिवार्यता विद्यमान रहती है। प्रगतिवादी
काव्य की दृष्टि सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित रहती है। वह अपने परिवेश और प्रकृति के प्रति गहरे लगाव से प्रेरित होता है तथा जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। मानव को वह सर्वोपरि मानता है। प्रगतिवादी कवि के पास सामाजिक यथार्थ को देखने की विशेष दृष्टि होती है। एक वर्ग चेतना प्रधान दृष्टि नागा अर्जुन यदि दुखरन झा जैसे प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतन भोगी मास्टर को यथार्थ चित्रण करते हैं तो सामाजिक विषमता के यथार्थ को ध्यान में रखते हुए इस सरल यथार्थ को कविता में व्यक्त करने के लिए यथार्थ रूप की समझ होना जरूरी है। कवि का वास्तवबोध और वस्तुपरक निरीक्षण दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रगतिशील चेतना के कवि की दृष्टि सामाजिक यथार्थ के अनेक रूपों की ओर जाती है। कवि सामाजिक विषमता को उजागर करते हुए कभी अपना विक्षोभ व्यक्त करता है तो कभी अपना सात्विक क्रोध, कभी वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सिंह गर्जना करता है तो कभी शोषण और दमन के दृश्य देखकर अपना दुख व्यक्त करता है। प्रगतिवादी चेतना के कवि को प्रगति और प्रवेश के प्रति कवि का लगाव, ध्यान और आकर्षण करता है। प्रगतिवादी कवि प्रकृति में किसी जीवन की सक्रियता का आभास करता है, उसके लिए एक प्रकार का स्थानिक लगाव जरूरी है। तो यह गद्यांश था। अब गद्यांश से हम 4 प्रश्न बनने वाले प्रश्न देखेंगे। कह रहा प्रगतिवादी कवि किससे जुड़ा महसूस करता है। तो यह गद्यांश के अनुसार हो जाएगा यहाँ पर प्रकृति से। तो गद्यांश में स्पष्ट यह कहा जाता है कि प्रगतिवादी कवि जो है वह प्रकृति से लगाव महसूस करता है। आगे है लेखक क्या कहना चाहता है, यानी गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो लेखक कहना क्या चाहता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या तो प्रगतिवादी का संबंध जीवन और जगत से जोड़ते हुए यह कहना चाहता है कि प्रगति क्या है और प्रगतिवाद कवि का दृष्टिकोण क्या होता है। आगे कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, यानी आपको असत्य कथन की चुनाव करना है इसमें। तो यहाँ पर असत्य कह रहा है कि देखिए ऑप्शन नंबर डी कि गद्यांश में स्पष्ट यह किया गया है कि प्रगतिवादी का संबंध जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण से है। प्रगतिवादी कवि समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। प्रगतिवादी जो मानव है वह सर्वोपरि मानता है यह कि जीवन के प्रति लौकिक दृष्टि साहित्य का आपका आधार है। इस वजह से जीवन के प्रति अलौकिक दृष्टि प्रगतिवादी साहित्य का आधार असत्य हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें असत्य हो जाएगा। कह रहा प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का कारण क्या है। तो प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का यहाँ पर कारण पूछ रहा है। तो कारण 29 नंबर में हो जाएगा कि देखिए प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का यह कारण है कि जो आपकी प्रगतिवादी कवि इतिहास की वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख कर वर्तमान के बारे में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका हिंदी से लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम जो है रीजनिंग सॉल्व करेंगे। कह रहा कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या है। अब इसका निचोड़ पूछ रहा है इस प्रश्न में। इसका निचोड़ जो हो जाएगा वह प्रगतिवादी ही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है अब रीजनिंग से प्रश्न है। अब रीजनिंग हम देखेंगे। कह रहा 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, उसी असंगत अक्षर को आपको चयन करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो स्पष्ट, तो देखिए इसमें आपका कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है। ए, बी, सी और डी में इसमें आपका कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर एक पैटर्न के अनुसार इसमें हम अलग देखें तो डबल के इसमें दे रखा है। किसमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका डबल के दे रखा है। लेकिन यहाँ पर किसी भी जो है अंग्रेजी अक्षर को जो है रिपीट नहीं किया है। किसमें, और किसी में जो है आपका यह आपका रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी में डबल के दे रखा है। यहाँ पर डबल के रिपीट हुआ है, इस वजह से इसे जो हम है अलग कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 4 विकल्प यहाँ पर दे रखा है और जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। अलग असंगत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए अगर बात करें 7 से 24 हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। तो चलिए देखते हैं।
अगर हम कर देते हैं 7 गुणे आपका कितना, तो 7 गुणे 3 कर देते हैं, कितना 7 गुणे 3 कर देते हैं और इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं, तो 7 त्रिक 21 और 21 3 हमारा कितना होता है, तो 24 होता है। अर्थात यहाँ हमारा 24 आ गया, तो 24 हमारा इसमें आया हुआ है। अब बी देखते हैं, बी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 9 गुणे 3 और प्लस कर देते हैं 3, तो 9 त्रिका 27 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसी तरह से सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पर 8 तिरिक 24 और प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो आपका 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8 तिरिक 24, यहाँ पर 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 19 दे रखा है, तो अभी देखिए हमारा ये आपका अलग हो जाएगा। अब एक बार डी भी चेक कर देते हैं, तो 10 गुणे कर देते हैं 3 और प्लस कर देते हैं 3, तो 10 तिया 30 और 3 हमारा 33 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यहाँ पर आपका बराबर नहीं है, इस वजह से हमारा विकल्प अलग हो जाएगा। आगे है, आरेख में 3 वृत्त दे रखे हैं, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए ये आरेख डॉक्टर को दर्शा रहा है और इधर जो आरेख है आपका वह भारतीयों को दर्शा रहा है और इधर जो है वह शिक्षकों को दर्शा रहा है। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है क्या, उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर और भारतीय नहीं हैं। तो उन शिक्षकों का आपको पता लगाना है जो डॉक्टर और भारतीय नहीं है। तो देखिए हम उन शिक्षकों का पता लगाएंगे जो क्या नहीं है, तो भारतीय नहीं होना चाहिए और ना ही आपका शिक्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कह रहा उन शिक्षकों का पता लगाइए, यानी शिक्षक का आपको पता लगाना है। उन शिक्षक का पता लगाए जो डॉक्टर है, यानी डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ना ही भारतीय होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर ऐसा आपका 4 मिल रहा है। क्या कह रहा है कि उन शिक्षकों का पता लगाना है आपको जो डॉक्टर और भारतीय नहीं हैं। तो देखिए भारतीय नहीं है लेकिन आपका डॉक्टर है, या तो आपका 4 मिल रहा है, कितना, तो संख्या 4 शिक्षक और डॉक्टर है, लेकिन आपका यह भारतीय नहीं है। क्या नहीं है, ये आपका भारतीय नहीं होना चाहिए, यानी यह भारतीय नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई अगर क्लास देख रहे हैं और क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले और एक लाइक ज़रूर करें। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, यानी देखिए 756 है, 534 है और आपका 666 है। उसी तरह से आपका 879, 722, यानी यहाँ पर आपका लुप्त संख्या पर क्या आएगा। तो इस तरह का प्रश्न आप लोगों ने पहली बार देखा होगा। तो इसमें आपका पैटर्न क्या बन रहा है, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या कर दें, तो 756 में से हम क्या कर दें, देखिए पहले माइनस करके देखते हैं। 534 माइनस कर देते हैं, कितना, 534 यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो 6 में से 4 गया, आपका 2 आया, 5 में से 3 गया, फिर आपका 2 आया, 7 में से 5 गया, तो आपका 2 आया। अब आपका 222 आ गया, ठीक है। अब 222 तो आ गया, लेकिन हम इसमें अगर 666 हमें इसे बनाना है, यानी हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 666 यह बनेगा। उसी प्रकार 879 में से हम माइनस कर देते हैं 722 को, 722 को हम माइनस करते हैं, तो 9 में से 2 गया, तो आपका कितना आ गया, तो यहाँ पर 7 आ गया, और आपका 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, तो आपका 5 आ गया, और यहाँ पर आपका कितना हो गया, 157 हो गया। अब 157 हो गया, अगर 157 को हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 आपका 1 हो गया, हासिल का 2 आया, और 5 तिया 15, 2 17 के 7 आया, हासिल का 1 आया, और 3 एकम 3 1 4, कितना आ गया, 471, यानी ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे प्रश्नवाचक मार्क पे 471 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर 7 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, तो 7 बच्चे हैं, ABCDEFG एक पंक्ति में जो हैं खड़े हैं, एक पंक्ति में यहाँ पर खड़े हैं। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, को 1 मिनट ऐसे मैं कर देता हूँ। तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6
और 7 लोग हैं। एक पंक्ति में यह सब क्या हैं, तो खड़े हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जी डी के दाएं हैं। जी जो है वह डी के दाएं हैं, बी के बाएं हैं, ए सी के दाएं हैं, ए और डी के बीच केवल एक बच्चा है। एफ और जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है और डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं और बिल्कुल दाएं यहाँ पर कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए जी डी के दाएं हैं। अगर जी डी के दाएं हैं तो यहाँ पर हम बना देते हैं, देखिए यहाँ पर बनाते हैं तीसरे पर, तो यहाँ पर कर देते हैं जी के दाएं आपका डी हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या, कह रहा है कि जी के दाएं आपका जी डी के दाएं हैं और बी के बाएं हैं, यानी कि इसके तो बी के आपका बाएं हैं। बी को हमने यहाँ पर बना दिया, बी आपका यहाँ पर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि ए सी के दाएं हैं। कौन है, ए जो है, अगर हम ए को यहाँ बना दे तो सी के दाएं हो जाएगा। ए और डी के बीच केवल एक बच्चा है, यानी ए और डी के बीच केवल एक बच्चा है, तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया है जगह। फिर कर एफ जी के दाएं हैं। एफ जो है जी के दाएं है, तो यानी एफ आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक आपका बचा, एक बचा, कौन बचा, तो भाई साहब आपका ई बचा। ई बचा तो ई को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब कह रहा है क्या, कह रहा है डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं, तो बिल्कुल दाएं यहाँ पर कौन है, तो बिल्कुल दाएं आपका जो है वह एफ है। कौन है, बिल्कुल दाएं आपका एफ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कह रहा है पुरुष एक पंक्ति में मनीष बाएं से, क्या कह रहा है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष कौन है, तो मनीष है, मनीष है आपका। मनीष दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। कौन है, मनीष जो है दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। मनीष जो है दाएं ओर से कह रहा है ना, पुरुष के एक व्यक्ति मनीष दाएं ओर से है। देखिए मनीष दाएं ओर से जो है वह तीसरे स्थान पर है। फिर कह रहा है कविता बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। कौन है, तो कविता जो है बाईं ओर से 20वीं स्थान पर है। ये आपका ये राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। फिर कह रहा है कि जब वह आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मनीष जो है, मनीष आपका यहाँ पर आ जाएगा, यह 35वें स्थान पर बता रहा है। तो उस पंक्ति में कुल पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए मनीष जो आपका हो जाता है वह 35 पे आ जाता है, ये आपका 20 पे हो जाएगी। इसमें से बस आपको एक माइनस कर देना है, तो 35 और 20 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 55 यहाँ आपका हो जाएगा और एक माइनस कर देंगे तो आपका 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृति दर्शाए गए हैं और तरीकों में कागज को मोड़ा गया है, काटा गया है। इस कागज को खोलने पर और दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो इस तरीके से कागज आपका गोल है, फिर इसे इस तरह से मोड़ा गया है, मोड़ के इस शेप में लाया गया है, फिर इसको इस शेप में काट दिया गया है। तो आपका अगर खोला जाएगा तो आपका कैसा दिखेगा, तो ये आपका देखिए, ये आपका दिखेगा कैसा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए की तरह यह दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ पर छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही होगी। इसके सर्कल के अंदर आपको मैं सर्कल बनाऊंगा, छोटी सी बिंदी दिखाई देगी। लेकिन इन सभी में भी देखिए एक कॉमन बात है, इन सभी में किसी में बिंदी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में केवल आपको दिखाई दे रही है डॉट डॉट छोटी छोटी सी। कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंध रखता है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो लकड़ी का बढ़ई है, तो लोहा का क्या हो जाएगा, तो 38 नंबर है। तो लकड़ी का काम बढ़ई करता है, उसी प्रकार लोहे का काम कौन करता है, तो यहाँ पर लोहार करता है। अब कथन और निष्कर्ष से यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर सभी कार्य शेर हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो कार्य हैं, देखिए सभी जो कार्य हैं क्या हैं, सभी जो कार्य हैं यहाँ पर शेर बता रहा है। सभी कार्य हमारी वह क्या हो जाएंगी, सभी कार्य यहाँ पर शेर बता रहा है। फिर क्या कह रहा है, सभी कार्य शेर हैं और कुछ बच्चे शेर हैं। क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे जो हैं वह शेर हैं। तो डायग्राम हमारा बन के रेडी हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं, कह रहा कुछ कार्य बच्चे हैं।
तो कारें यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं। यहाँ पर कोई संबंध तो दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? यहाँ पर आपका कोई संबंध दिख नहीं रहा, तो हम जो है पहला जो है गलत कर देंगे। फिर दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बच्चे कारें हैं, तो कारें यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, इनके बीच कोई संबंध नहीं है, तो हमारा 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका निष्कर्ष ना तो एक अनुसरण कर रहा है, ना तो ऑप्शन निष्कर्ष 2। ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर जो है करेक्ट कर देंगे। आगे है 40 में, निम्नलिखित में से उत्तर आकृति दी गई आकृतियों को पूरा करेगी। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आपका प्रश्नवाचक की जगह आपका क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए, आपका बात करें तो सबसे पहले आपका डॉट आएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक आपका इस तरह से एक यहाँ पर बिंदी आएगी। 1 मिनट, देखिए इस तरह के यहाँ पे एक बिंदी आएगी, फिर डॉट आएगा, फिर ये आपका इस तरह से जाके ये पूरा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बाकी आपका देखिए सभी किसी में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में ये वाला जो चीज़ दे रखा है आपका यही कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है आप विकल्प का चयन करें और सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को जो है पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए RST यानी RS और T, उसी प्रकार देखिए OOM क्या कह रहा है कि OOM यानी O 15 पर क्यों है ना, तो RSTU क्या आएगा? RSTU यानी यहाँ पर देखिए RSTU यानी आपका सभी में +1 हो रहा है, यानी आपका यह सीरीज वाइज चल रहा है। उसी प्रकार देखिए आपका यहाँ पर ये आपका क्या है? तो क्यू है, ये आपका क्यू है, ओ आपके यहाँ पर दे रखा है। तो क्यू से अगर हम ओ तक जाते हैं तो यहाँ पर -2 होगा। ओ से फिर हम अगर एम तक आते हैं तो आपका यहाँ पर भी -2 होगा, यानी आपका एम 13 पे होता है। अब 13 में से 2 घटाएंगे तो आपका 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा, और 11 पे हमारा यहाँ पर के आता है, तो यू के एम ऑप्शन नंबर डी में है। जब हमें उत्तर मिल गया, हमें आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इस्माइली को आपका 41.5 के रूप में और कराई को 23 के रूप में लिखा जाता है, या लैप्पी को किस भाषा में लिखा जाएगा? यानी लैप्पी को कैसा लिखा जाएगा 42 नंबर में। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका एस देखिए, एस आपका किस पे होता है? एस आपका 19 पे होता है। किस पे? एस 19 पे होता है। और उसी प्रकार आपका एम की बात करें, एम हमारा किस पे होता है? एम हमारा 13 पे होता है। और आपका आई जो होता है 9 पे होता है। और एल हमारा यहीं पर 12 पे होता है। ई हमारा जो होता है वह 5 पे होता है। और वाई जो हमारा होता है यहीं पर 25 पे होता है। तो इन सभी को मैं जोड़ कर ऐड कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 83। अब 83 को जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आपका कितने बार में कटेगा? 2 चौको 8 और आपका 1 बचा, 2 छक्का कितना बचा? 2 चौका 8 है, पूरा कट गया, तो 3 आपका बचेगा, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2 आपका दशमलव लगाएंगे, आपका 5 बार में आपका ये कट जाएगा पूरा। तो आपका 41.5 आपका यहाँ पर आ गया। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, CRI दे रखा है, तो सी हमारे यहाँ पर 3 पे होता है, आर हमारा यहीं पर 18 पे होता है, और वाई हमारा यहीं पर 25 पे होता है। तो इन सभी को मैं जोड़ देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? तो 46 आ जाएगा। 46 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। उसी प्रकार से हम देखेंगे लैप्पी को, एल हमारा जो होता है 12 पे होता है, ए जो हमारा होता है वह 1 पे होता है, और डबल पी दे रखा है, यह भी हमारा 16 पे, और यह भी हमारा 16 पे, और वाई दे रखा है, वाई हमारा 25 पे। इन सभी को ऐड कर देते हैं, किसको? इन सभी को जो है 12 1 डबल 16 डबल 16 25, इन सभी को ऐड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इन सभी को ऐड करेंगे तो 70 आएगा, और 70 को जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 70 का आधा हमारा 35 होता है। आइए उस विकल्प को आकृति को आपको चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति आपका जो है अंतर्निहित है, यानी ये वाली आपकी आकृति किसमें निहित दिख रही है? तो ये वाली आकृति तो सी में दिखाई दे रहा है, सी में।
सी में दिखाई दे रही है क्या? सी में देखिए, यहाँ पे सी में दिखाई दे रही है, जैसे आपकी कहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी सी में दिखाई दे रहा है, इस तरह से आया है और यहाँ पर गया है, तो सी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 44 नंबर है, उस विकल्प को आपको चयन करना है जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। तो प्रश्न आकृति है, यहाँ पर देखिए आपका गुणा, फिर आपका यहाँ पर जीरो बढ़ा, फिर गुणा आया, फिर बराबर बढ़ा, यानी एक एक आपकी आकृति इसमें बढ़ती जा रही है। 1 2 3 4 और 5, तो इस प्रकार हमें 6, इस बार हमें कितना मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। अब 6 तो मिलना चाहिए, लेकिन कौन सी आकृति मिलनी चाहिए? अब यहाँ पर देखिए आपका, तो देखिए बी वाला ऑप्शन, देखिए बी वाला ऑप्शन आपका मिलना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन क्यों? तो प्रत्येक इस स्टेप में लेफ्ट अपर कॉर्नर में एक नई आकृति तैयार होती है, जैसे आकृति को घुमाने पर ही आपका क्रम बनेगा। जैसे अगर इसमें तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा आकृति बनेगी? ऑप्शन नंबर बी हमारी ये वाली आकृति बनेगी। कह रहा है दिए गए विकल्पों में संबंधित युग्म का चयन करें। उपन्यास का उपन्यासकार दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपन्यास का उपन्यासकार। तो जिस प्रकार उपन्यास लिखने वाले को हम उपन्यासकार कहते हैं, उसी प्रकार पुस्तक लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो लेखक कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम जीके सॉल्व करेंगे। कह रहा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर यहाँ पर हमारा कब अपनाया गया था? 46 नंबर है, तो ये आपका अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 15 अगस्त 1947 द्वारा अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को जो है ये आपका आयोजित संविधान की बैठक के दौरान इसे वर्तमान में जो है अपनाया गया था। आरंभ में 15 अगस्त 1947 को जो है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच इसे भारत के भारतीय अधिराज्य से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। आगे है 47 नंबर, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा नदी अरब सागर में मिलती है? अरब सागर में जो आपकी नदी मिलती है वह सिंधु नदी मिलती है। मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्रों में तिब्बती पठार से उत्पन्न सिंधु नदी लद्दाख से जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से यह बलूचिस्तान के माध्यम से होकर गुजरती है। और यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? तो ये आपकी है राज्य मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC यह राज्य मानवाधिकार आयोग वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है जो 1993 को संसद के एक अधिनियम मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सा उड़ीसा की परंपरा चित्रकारी है? तो आपका पटचित्र क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो चित्रकला की पटचित्र शैली ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपी में से एक है। कह रहा इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो ये हो जाएंगे सुनील अरोड़ा। कौन हो जाएंगे? सुनील अरोड़ा एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के अध्यक्ष हैं। वह राजस्थान कैडर के 1980 बैच के कौन से? तो 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा ISA अधिकारी हैं। उन्होंने 2 मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया है। कह रहा इनमें से कौन सा बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो बाणभट्ट द्वारा यहाँ पर लिखित जो आपकी प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी पुस्तक इसमें कौन सी है? तो आपकी कादम्बरी पहले आपका लेखक जो है एक सीरियल आता था कादम्बरी के नाम से। तो कादम्बरी संस्कृत में लिखी गई एक रोमांटिक उपन्यास है जिसकी रचना 7वीं शताब्दी में पूर्व में बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट द्वारा यह उपन्यास पूरा किया गया था। कह रहा इनमें से पारसी नववर्ष को किस रूप में जानते हैं?
तो पारसी जो है इसे जो हम मान किस रूप में, तो नवसेज के रूप में, किसे, तो नवरोज ईरानी नया साल इसे पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नवरोज उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु के शुरुआत के प्रतीक है। यह ईरानी कैलेंडर के पहले महीने के दिन को चिन्हित करता है। आगे है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 53 है। तो देखिए ये आपकी लिखी गई लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा? तो युद्ध एंड शांति रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जिसका आरंभ क्रम में प्रकाशित किया गया था। और डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? यानी आप लोगों ने, अगर आपके पास एटीएम है तो आपको पता होना चाहिए कि डेबिट कार्ड में टोटल आपकी 16 आपके जो होती है डिजिट होता है। यह प्रत्येक संख्या का एक विशिष्ट अर्थ होता है। इन अंकों का एक स्थायी खाता संख्या या पिन के रूप में जाना जाता है। पहले 6 अंक बैंक पहचान की संख्या होती है और शेष जो 10 अंक होते हैं वह कार्ड धारक का एक विशिष्ट खाता संख्या होती है। इसमें बैंक की इसमें आपकी समाप्ति की तारीख और वर्ष डेबिट कार्ड पर लिखा होता है ताकि कार्ड धारक को यह ज्ञात हो कि उसका कार्ड की अवधि कब तक चलेगी। तो आपके पास एटीएम होगा, आप इस जरूर देखिएगा। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है वह बंगाल का विभाजन है। बंगाल का विभाजन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर, कब? तो 16 अक्टूबर 1905 में 1905 को किया था। कर्जन ने बंगाल को विभाजन किया, 2 नए प्रांतों का गठन भी किया और पूर्व पश्चिम पूर्वी बंगाल एक बहुसंख्यक मुस्लिम प्रांत था जबकि पश्चिमी बंगाल एक हिंदू बहुसंख्यक प्रांत था। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल के आपस में जो है मिला दिया गया था। समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? ये आपका साइकिलिन से है। किससे? तो साइकिलिन में आपका टाइम ट्रायल एक एकल घटनाएं होती हैं जो साइकिलिंग कर रहे खिलाड़ियों को सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। और आगे है, कह रहा है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध आपका है? तो नर्मदा नदी पर यहाँ पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध है। कौन सा? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में नवागाम के पास नर्मदा नदी पर एक बना गुरुत्वीय बांध है। यह भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस बांधों से पानी और बिजली की आपूर्ति की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और 58 जो आपका रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको कमेंट में बताना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं 58 नंबर में। आगे देखिए, कह रहा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगी वह 382, कितना? यहाँ पर देखिए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करती है। जबकि अगर 2001 की बात करें, 2001 के अनुसार जो जनगणना थी वह 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। कह रहा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईंट पर नाच यानी इलेक्ट्रॉन के टॉमसन, तो कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के टॉमसन हो जाएंगे। इसका एक आपका ट्रिक होता है ईंट पर नाच। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब किया था? तो 1897 में। क्या हो जाएगा? 1897 में की थी और वह कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया था। और थॉमस को प्राथमिक कण इलेक्ट्रॉन की खोज 1906 में आपका हुआ था। कब? तो थॉमस ने जो है प्राथमिक कण इलेक्ट्रॉन की खोज आगे है, सोलर कुकर को बाहर से किस रिंग से रंगा जाता है? 61 नंबर है, सोलर कुकर को बाहर से किस रिंग द्वारा यहाँ पर रंगा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, काला रिंग से। किससे? तो सौर कुकर को सूर्य से उष्मा के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए काले रंग आपका किया जाता है। काला रंग
ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। इस गुण को उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, जहाँ सूरज की रोशनी डिवाइस पर पड़ती है और इसे काले रंग के कारण अधिक जो है अवशोषित हो जाती है। आगे है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो ये था आपका गुलाम वंश। कौन सा था? तो आपका गुलाम वंश दिल्ली, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का पसंदीदा गुलाम था। और मामलुक वंश ने उत्तर भारत में 1206 से कब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 से 1290 तक ये इसने जो है शासन किया था। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये आपका जो हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की आधिकारिक भाषा और देवनागरी लिपि हिंदी होगी। यह भी कहा गया है, संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए यह उपयोग किए जाने वाले अंकों का भारतीय का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो आगे है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। पहले जो हो जाएंगे सिखों के पहले गुरु कौन हो जाएंगे? तो आपके नानक साहब हो जाएंगे। और 5वें यहाँ पर गुरु अर्जुन देव हैं। और 10वें आपके लास्ट जो है वह गुरु गोविंद सिंह है, जिन्होंने खालसा पंथ का यहाँ पर जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे है, इनमें से किस राशि का एसआई मात्रा का नाम ब्लैक पास्कल के नाम पर है? तो यह कौन है? तो दाब का। किसका? दाब का। अब कंप्यूटर हम देखेंगे, कह रहा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने जो कि क्लिप बोर्ड पर स्टोर हो जाता है, ऐसे के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? यानी अगर बात करें क्लिप बोर्ड में स्टोर करने के लिए कॉपी करते हैं, कंट्रोल+C का हम जो है प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल+X से क्या करते हैं? कंट्रोल+X से, तो कंट्रोल+X से है स्पीड में हम देखिए, एक आपका होता है कंट्रोल प्लस आपका क्या होता है कंट्रोल+X। कंट्रोल+X से क्या करते हैं? तो इसमें किसी भी सेल या टेक्स्ट के अन्य ऑब्जेक्ट को यह काटता है। और कंट्रोल+Z से क्या होता है? आपका कंट्रोल+Z से क्या होता है? यह स्पीड में किए गए किसी भी बदलाव को आपका पहले की तरह कर सकते हैं। और कंट्रोल+C से जब कोई सेल हाईलाइट किया जाता है तो उसकी सामग्री को क्लिपबोर्ड में कॉपी करना होता है। और कंट्रोल+V से क्या होता है? कंट्रोल प्लस यहाँ से V से क्या होता है? इससे होता है कि क्लिपबोर्ड में कुछ भी वर्तमान स्थिति में हम पेस्ट कर सकते हैं। आगे है, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सीट या टैब वर्कशीट को उस वर्कशीट को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें उपयोगकर्ता वर्तमान में संपादित किए गए वर्क टैब यानी विंडो के नीचे क्लिक करके उपयोगकर्ता के विभिन्न कार्यपत्रों को जो है स्थानांतरित करता है। ऑप्शन नंबर सीट टैब हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इनबॉक्स। क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा कि इनबॉक्स उस स्थान का वर्णन करता है जहाँ इसे इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द होता है। जहाँ ईमेल क्लाइंट या ऑनलाइन ईमेल खाते हैं, इसे ईमेल संदेश भी कहते हैं। इनबॉक्स सभी अन्य मेल के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान है जब तक कि संदेशों को किसी अन्य ईमेल पते और या फ़ोल्डर या प्रोग्राम जो है अवशोषित नहीं कर लेते हैं। आगे है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एफेक्टा श्रेणी यानी कैटेगरी के संबंध में जो है रखता है? तो ये हमारा हो जाएगा क्या? स्ट्राइक थ्रू। क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू एक फ़ॉन्ट प्रभाव होता है जिसके कारण टेक्स्ट दिखाई देता है जैसे कि उसे काटा गया हो। आगे है, एमएस वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब या ईमेल एड्रेस को लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग हम करते हैं?
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइपरलिंक का, किसका? तो हाइपरलिंक एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज टेक्स्ट का एक टुकड़ा और एक छवि होती है जो पाठकों को दस्तावेज के दूसरे हिस्से से जो है वेब पेज से जोड़ा जा सकता है। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो ये आपका 71 है। अब 71 में हमारा ABC हो ABS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए एक्सेल में एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान होता है और फंक्शन ऋणात्मक संख्याओं का धनात्मक संख्याओं में जो है परावर्तित करने का काम करता है। कह रहा MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का हम पालन करते हैं? तो सबसे पहले अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 72 में सबसे पहले आपका ऑफिस बटन यूज करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। कह रहा इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप यहाँ पूछ रहा है तो आपका 73 में हो जाता है क्या? तो यहाँ पर हाई का क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह क्या होता है? तो देखिए यह वेब पर किसी भी डेटा एक्सचेंज की नींव है और यह क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका अर्थ होता है कि अनुरोध प्राप्तकर्ता द्वारा शुरू किया जाता है। आमतौर पर यह वेब ब्राउज़र है। आगे है मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक जहाँ पर प्रयोग किया जाता है 74 नंबर में? तो आपका 3G 4G का। अभी तो आपका 5G चल रहा है लेकिन सबसे अधिक आपका 3G और 4G का यहाँ पर जो है यूज किया जाता है। 3G नेटवर्क एक उच्च गति वाला मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है जो तीसरी पीढ़ी के वायरलेस तकनीकी को उपयोग करता है और 4G जो दुनिया का अधिकांश हिस्सों में उपलब्ध सबसे तेज़ मोबाइल नेटवर्क होता है जिसे वर्ष 2009 में जो है 4G को वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? तो ये अगर बात करें 75 नंबर में तो यह सेल आपका होता है सापेक्ष यानी रिलेटिव। क्या होता है? रिलेटिव ही होता है आपका। देखिए अगर बात करें कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सापेक्ष और दूसरा आपका निरपेक्ष। जब किसी सूत्र को किसी अन्य कक्षा में कॉपी किया जाता है तो सापेक्ष संदर्भ में बदले जाते हैं। आगे है MS एक्सेल 2007 में टैब से स्पेल चेक करने का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिव्यू द्वारा। किसके द्वारा? तो एक्सेल में स्पेल चेक करने में रिव्यू टैब का जो है जरिए हम एक्सेस किया जा सकता है। 77 नंबर है MS वर्ड 2010 को डॉक्यूमेंट एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले जो है डैश टैब पर क्लिक करना होगा, फिर आपको डैश ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो ये आपका सबसे पहले आपको पेज लाउट किसके? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा? पेज बैकग्राउंड ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प का चयन करना होगा। यहाँ पर हमारा 77 में डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से MS एक्सेल फार्मूला का मान क्या होता है? तो 70N है एक्सेल यानी सम SQ। क्या हो जाएगा? सम SQ 1 2 3 4 आपका यहाँ पर इसमें 3 और 4 के वर्णों का योग आपका जो है बराबर होता है। अगर इस पर 30 आपका आता है, क्या आता है? 30 आता है। यहाँ पर हमारा जो है 30 पर आता है। यहाँ कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में एक सेल तब डैश प्रदर्शित करता है उसे उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है उस स्तंभ यानी कॉलम की चौड़ाई और प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संप्रतीकों का जो है प्रदर्शित कर पाती है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है हैच। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 5 टाइम हैच दे रखा है। क्या हो जाएगा? MS एक्सेल में एक सेल में 5 टाइम हैच प्रदर्शित कर सकता है जब जिसमें एक संख्या एक तिथि होती है। इसके कॉलम की चौड़ाई और वर्गों के प्रदर्शित नहीं करती है। आगे है MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को जो है स्कैन और डैश डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए?
MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को दाईं ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी है। अब इसे हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है। तो उत्तर प्रदेश में अब पहले बात अगर हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि खरीफ फसल क्या होती है। जो बरसात के समय में, जैसे आपका धान हो गया, धान के साथ आपका बाजरा क्या हो जाएगा। यहाँ पर धान के साथ बाजरा यानी जो बरसात के सीज़न में आपकी बोई जाती हैं। तो आपका देखिए, अगर यहाँ पर बात खरीफ की फसल की बुआई का समय जो आपका होता है वह जून जुलाई का आपका समय होता है। इसी के दौरान इसकी बुआई होती है, जिसमें तो आपका ज्वार, बाजरा और आपका धान तो आपका धान और मक्का, ये सब आपकी जो है बोई जाती हैं। और रबी की बात करें तो जो रबी का होता है वह आपका नवंबर और दिसंबर में आपका बोया जाता है। यारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो काला नमक जो है वह धान की होती है। किसकी? तो काला नमक, देखिए काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाला सुगंधित चावल है और इसकी किस्मों में सबसे अधिक खेती आपके कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है। तो पेयजल परियोजना यहाँ पर 83 नंबर में तो गोकुल बैराज परियोजना। कौन सा? तो गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 में हुआ था। कब हुआ था? गोकुल परियोजना का जो है आपका निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों में पेयजल उपलब्ध कराने के सिलसिले से किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा रामगंगा बांध क्या हो जाएगा। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में किया गया था। कब? 1978 में धामपुर बिजनौर की रामगंगा नदी पर किया गया था। और इसकी जो अगर बात करें 127.5 मीटर यह ऊंचा है। और माता टीला बांध का निर्माण, यहाँ पर देखिए माता टीला बांध का निर्माण जो आपका कब किया गया था। तो आपका माता टीला बांध का निर्माण 1998 में आपका किया गया था। और इसकी जो लंबाई है आपकी 45 दशमलव कितना, इसकी जो लंबाई है वह 45 दशमलव आपका 72 मीटर है। और यह बांध सोनभद्र में आपका है। इसकी स्थापना, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह जो आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैंड परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारत का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्था है। और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह जो आपकी हुई थी 1960 में। कब हुई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधित का कार्य देख रेख 1960 में गठित ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। तेरा सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा नोएडा में। कहाँ पर? तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि यह उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के केंद्र हैं। अब यहाँ पर पहली सूची को दूसरी सूची से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो पहली सूची और दूसरी सूची को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कोटा का जो संबंध किससे हो जाएगा। तो कोटा आपका कहाँ पर है। तो कोटा आपका राजस्थान में है। कहाँ पर? कोटा आपका जो है राजस्थान में है। और तारापुर कहाँ पर है। तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र तो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? यह महाराष्ट्र में है। और आपका काकरापार कहाँ पर है। काकरापार, तो काकरापार आपका गुजरात में है। कहाँ पर? काकरापार गुजरात में है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर?
नरौरा नाभिकीय संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ए का चौथा और बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला। सूची 1 को सूची 2 से फिर सम्मिलित करना है और यहाँ पर आपका सूची 1 में हवाई अड्डा, दूसरा आपका नगर दे रखा है। तो बमरौली दे रखा है। बमरौली कहाँ पर है? तो बमरौली इलाहाबाद प्रयागराज में है। कहाँ पर है? तो बमरौली इलाहाबाद प्रयागराज में है। चकेरी कहाँ पर है? चकेरी आपका कानपुर में है। और डिंडन आपका कहाँ पर? डिंडन दे रखा है ना, डिंडन आपका गाजियाबाद में है। और फुर्सतगंज आपका रायबरेली में है। आगे है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध है? विरुद्ध था। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो 90 नंबर है, तो कालिंजर के विरुद्ध। किससे? तो सबसे पहले शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान आपका कब आपका चलाया गया था? तो 1545 ईस्वी में। कब? तो 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हुई थी। आगे है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? अनुयायी का मतलब जो है किसी को मानने वाला, यानी उसकी भक्ति करने वाला। तो अनुयायी का मतलब बात करें, उत्तर प्रदेश किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो यहाँ पर देखिए पारसी धर्म। कौन सा? तो यहाँ पर बात करें, उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायी की संख्या जो है सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक समुदाय उसकी जो है, हिंदू यहाँ पर कितने हैं? हिंदू आपके 79% यहाँ पर हिंदू धर्म है। उसके बाद आपके मुस्लिम धर्म के कितने हैं? मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम के 19.26% यहाँ पर है। और यहाँ पर सिख की बात करें, सिख आपके कितने हैं? 0.32% है। और यहाँ पर ईसाई की बात करें तो 0.18% हो जाएंगे। अब बौद्ध आपके, बौद्ध कितने हैं? तो बौद्ध यहाँ पर 0.10% है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो मेहदी। कौन? तो मेहदी के अतिरिक्त शेष तीनों से लखनऊ का सांस्कृतिक क्रियाकलापों का योगदान रहा है। और बिंदादीन का संबंध कथक रूप से है। उस्ताद बिंदादीन का क्या संबंध है? तो बिंदादीन जो है वह कथक से संबंधित है। किससे? तो कथक से संबंधित है। उस्ताद दुल्हे खां किससे संबंधित है? उस्ताद दुल्हे खां यह गायिका से संबंधित है। किससे? इनका जो संबंध है वह गायिका से संबंध है। और सितार वादन से संबंधित है। और मेहदी हसन जो है गज़ल से है। किससे? मेहदी हसन जो है वह गज़ल से हैं। कह रहा है कि गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोदान के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित आपके उपन्यास जैसे अगर बात करें यहाँ पर सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, करबला, करम भूमि, मंगलसूत्र, ये सब उनकी रचनाएं हैं। अब यहाँ पर आपको युग्म को सही सुमिलित करना है। आपका इधर भोटिया है और इधर जनजातियाँ हैं, उधर उससे संबंधित राज्य दे रखा है। अब भोटिया जनजाति आपकी कहाँ रहती है? तो गढ़वाल में। कहाँ पर? भोटिया जनजाति गढ़वाल में। बुक्सा कहाँ रहती है? तो बुक्सा आपकी बिजनौर में। कहाँ पर? बुक्सा आपकी, भोटिया देखिए बाराबंकी दे रखा है, लेकिन आपका गढ़वाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? गढ़वाल हो जाएगा। गढ़वाल हो जाएगा। बुक्सा बिजनौर ये सही है। और थारू कुशीनगर नैनीताल। क्या? तो आपका कुशीनगर नैनीताल। कुशीनगर नैनीताल रांची दे रखा है ना, रांची। रांची आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। आपका गोरखपुर में नहीं होगा। ये आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। और थारू जो आपका हो जाएगा थारू, थारू कुशीनगर, थारू कुशीनगर, कुशीनगर। हमसे कह रहे सही युग में सुमिलित कौन सा है? तो आपका बुक्सा बिजनौर। बुक्सा बिजनौर हमारे यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। भोटिया बाराबंकी नहीं होगा, तो आपका भोटिया जो हो जाएगा वह गढ़वाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है चित्रकूट में। कब? तो 20 सितंबर 2001 को 2001 को स्थापित जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है।
उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। यह कब बनी थी? तो यह बनी थी आपकी सरोजिनी नायडू जो बनी थी आपके 15 तारीख से 15 तारीख 8वां महीना 1947 से 1947 से इनका शासन कब था? तो 2 तारीख 3रा महीना और 1949 तक। कब? तो 1949 तक इनका जो है शासन था। कह रहा उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ है? तो किसान मित्र योजना का जो आरंभ हुआ है 18 जून 2001 को। 98 नंबर है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन करना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो स्वदेशी और विशेष उत्पाद। क्या हो जाएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को विकसित कर उन्हें एक नई पहचान दिलाना था। 24 जनवरी 2018 को। कब? तो 24 जनवरी 2018 को एक शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य जिले में भौगोलिक स्थिति के अनुसार बेहतर उत्पादन करना था। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले क्रम में 4 जिलों का सही क्रम आपका अवरोही क्रम में बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, औरैया है और इटावा है। कौन हो जाएंगे? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले जो हैं गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर में आपके 80% कितना? 80%। और कानपुर नगर में आपका 79%। और यहीं पर बात करें औरैया में 78%। और उसके बाद आपके इटावा में 78 पॉइंट आपका 4%। कह रहा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कानपुर में। तो ये हमारे थे जो आज का मॉडल पेपर था। मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल रही हो तो अगर पहली बार जुड़े हैं तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है। और बाकी मैं आपको अच्छी तरह से और जो है कोशिश करूँगा और कंटेंट अच्छी तरह से प्रोवाइड कराने के लिए। तो आज हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में।